हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आरती कौशिक, योर ट्यूटर। और आज हम बात करने वाले हैं एसडीएस पेज की, यानी कि सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पेज यानी कि पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। तो पहली वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रोफोर्सेस, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सेस एंड टू टाइप्स ऑफ हमारा इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में बात की थी। पेपर जिसमें हम मीडियम यूज़ करते हैं, दूसरा जिसमें हम सेलुलोज एसीटेट का यूज़ करते हैं एज अ मीडियम टू सेपरेट आर मोलिक्यूल्स। नेक्स्ट हमने बात की जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस की, जिसमें हमने एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस एंड पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में पढ़ा। आज हम बात करने वाले हैं एसडीएस पेज की, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट एंड पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। मतलब पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में ही जब हम एसडीएस का यूज़ करते हैं, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट का यूज़ करते हैं, तो वो एसडीएस पेज हो जाता है। अब देखो, अभी तक हमने जब भी जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस पढ़ी तो हमने बात की कि जब भी हम सेपरेशन करते हैं अपने मोलिक्यूल्स का, तो हम चार्ज के बेसिस पे एंड मोलिकुलर साइज दोनों के बेसिस पे करते हैं। और हमारे मोलिक्यूल की कन्फर्मेशन क्या है, यानी कि वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में है, सेकेंडरी में है, उसने टर्न्स फॉर्म कर रखे हैं, लूप फॉर्म कर रखे हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है उसका, जिसके बेसिस पे वो माइग्रेट करेगा। तो 3 फैक्टर्स के बेसिस पे हमने स्टडी किया था कि चार्ज, मोलिकुलर मास एंड कन्फर्मेशन ये अफेक्ट करती है सेपरेशन किसी भी मोलिक्यूल का अंडर अ जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। बट जब हम सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्राइल अमाइड जेल यानी कि एसडीएस पेज की बात करते हैं, उसमें हमारे प्रोटीन्स को सेपरेट किया जाता है एंड प्रोटीन्स को एनालाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलिकुलर साइज। यहाँ पे चार्ज का कोई भी रोल नहीं होता, क्योंकि सोडियम डोडिसाइल सल्फेट यूज कर रहे हैं जो सारे प्रोटीन मोलिक्यूल को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देती है। तो सभी नेगेटिव होते हैं, सभी हमारे एनोड की तरफ मूव करते हैं, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो सेपरेशन होता है वो मोलिकुलर बेसिस के ऊपर होता है। तो एसडीएस पेज में क्या होता है, हम प्रोटीन्स को एनालाइज करते हैं और प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसडीएस? एसडीएस पेज में हम एसडीएस का यूज़ करते हैं, यानी कि सोडियम डोडिसाइल सल्फेट का यूज़ करते हैं। अब जो सोडियम डोडिसाइल सल्फेट है वो क्या करती है, वो प्रोटीन को डीनेचर कर देती है। डीनेचर करने का मतलब होता है कि प्रोटीन के क्वाटरनरी, टर्शरी स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, एंड जिसकी वजह से जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसकी पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है कौन? सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। क्या है ये? एक एनआयनिक डिटर्जेंट है। एनआयन प्रोवाइड करता है, एनआयन मतलब कि नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? पॉलीएक्राइल अमाइड जेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो पॉलीएक्राइल अमाइड जेल है वो क्या करती है? मोलिकुलर सीव का काम करती है। सीव क्या होती है? छलनी। तो पॉलीएक्राइल अमाइड पोर फॉर्म करती है, जिसके अंदर से अगर मैं लार्जर कंसंट्रेशन लूँगी पॉलीएक्राइल अमाइड की, तो स्मॉल पोर बनेंगे, स्मॉल साइज़ के पोर बनेंगे। स्मॉल साइज़ के पोर बनेंगे तो शॉर्ट फ्रेगमेंट को भी वो क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैं कम कंसंट्रेशन लूँगी पॉलीएक्राइल अमाइड जेल की, तो लार्ज पोर बनेंगे जो हमारे लार्जर साइज़ के फ्रेगमेंट को सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि एक तो हम एसडीएस यूज़ कर रहे हैं, दूसरा पॉलीएक्राइल अमाइड जेल यूज़ कर रहे हैं, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम सेपरेशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में हम 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब एसडीएस प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मूव करते हैं किसके टुवर्ड्स? एनोड की तरफ। एनोड जो कि हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, और उनकी जो मूवमेंट है वो किसके बेसिस पे होती है? उनके मोलिकुलर साइज के बेसिस पे। लार्जर फ्रेगमेंट होगा तो स्लो मूवमेंट होगी, स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा तो फास्ट मूवमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या कहता है एसडीएस पेज का? ये कहता है कि जो प्रोटीन का सेपरेशन है वो किसके बेसिस पे हो रहा है? मोलिकुलर मास के बेसिस पे हो रहा है। अगर प्रोटीन के स्मॉल फ्रेगमेंट है तो फास्टली मूव करेंगे, फास्टर माइग्रेशन होगी। अगर लार्ज साइज के फ्रेगमेंट है तो स्लो माइग्रेशन होगी। ठीक है, अब एक पॉइंट हमें समझने की जरूरत है कि अगर मैं पेज के अंदर एसडीएस का यूज़ नहीं कर रही, तो वहाँ पे जो मोलिक्यूल सेपरेट होंगे वो चार्ज के बेसिस पे, उनकी शेप यानी कि कन्फर्मेशन के बेसिस पे, एंड उनके मोलिकुलर साइज के बेसिस पे होंगे। मतलब 3 फैक्टर अफेक्ट करेंगे सेपरेशन, अगर एसडीएस पेज नहीं है।
अगर एसडीएस का यूज़ कर रही हूँ मैं पेज के अंदर, तो वो मोलिकुलर मासेस के बेसिस पे क्या करेगा, हमारे प्रोटीन फ्रेगमेंट को सेपरेट करेगा। ठीक है, अब हम अलग अलग कंपोनेंट जो हमारे एसडीएस पेज में हम यूज़ करते हैं उनके रोल को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एसडीएस, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। ये क्या करता है, जो हमारे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, उनके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को ये क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, प्रोटीन को अनफोल्ड कर देता है। प्रोटीन हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, टर्शरी में हो सकता है, जिसको ये क्या करेगा, अनफोल्ड कर देगा। प्रोटीन का ओरिजिनल चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई प्रोटीन न्यूट्रल भी हो सकता है। तो प्रोटीन के ओरिजिनल चार्ज को ये मास्क करके क्या प्रोवाइड कर देता है, नेगेटिव चार्ज, और एक यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है प्रोटीन मॉलिक्यूल को। रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा हम क्या यूज़ करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। दो रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं, बेटा मरकैप्टोइथेनॉल एंड DDT यानी कि डायोथायोल 3-टोल। ठीक है, अब जो बीटा मरकैप्टोइथेनॉल है एंड जो DDT है यानी कि डाईथायो 3-टोल, ये क्या करते हैं, ये डाईसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं एक प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन सल्फर बॉन्ड, फिर सल्फर बॉन्ड, सल्फर सल्फर, फिर प्रोटीन, मतलब कि डाईसल्फाइड बॉन्ड है, सल्फर सल्फर। ठीक है, ये कब फॉर्म होगा, ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में। हमारा डाईसल्फाइड बॉन्ड ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में फॉर्म होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ किनका, रिड्यूसिंग एजेंट का, इस ऑक्सीडाइज्ड बॉन्ड को या इस ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ताकि डाईसल्फाइड बॉन्ड टूट के SH बना दे, हाइड्रोजन यहाँ से बाइंड हो जाए। रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन ही तो प्रोवाइड करते हैं। तो जो बीटा मरकैप्टोइथेनॉल है और डायोथायो 3-टोल है, ये क्या करेंगे, इस प्रोटीन को रिड्यूस करके प्रोटीन SH एंड प्रोटीन SH बना देंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे डीनेचर हो गया है प्रोटीन। अगर मैं एसडीएस में क्या क्या यूज़ कर रही हूँ, एसडीएस यूज़ कर रही हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रही हूँ, हीट यूज़ कर रही हूँ। अब जो एसडीएस है वो तो नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस कर रहा है मेरे ऐसे प्रोटीन को जिनके अंदर डाईसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। हीट क्या कर रही है, क्यों मैं हीट यूज़ कर रही हूँ, मैं हीट कर रही हूँ अपने प्रोटीन सॉल्यूशन को 95 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्या करेगा, ये मेरे प्रोटीन को डीनेचर कर देगा, यानी कि सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा। और ये फैसिलिटेट करता है कि एसडीएस इवनली बाइंड हो जाए प्रोटीन से, ताकि प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। और ये सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है और प्रोटीन की माइग्रेशन को इम्प्रूव करवाता है, क्योंकि जब ये डिस्टर्ब करेगा सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर को, तो अलग अलग सब यूनिट टूट के बाहर आ जाएंगी प्रोटीन की। तो कोई लार्ज साइज़ की होगी, कोई स्मॉल साइज़ की होगी, जिसकी वजह से सेपरेशन ईजी हो जाता है। थर्ड जो कंपोनेंट है वो है पॉलीएक्राइल अमाइल जेल, जो सीव का काम करती है, जो पोर फॉर्मेशन का काम करती है। तो जो पॉलीएक्राइल अमाइल जेल है उसमें हम दो कंपोनेंट यूज़ करते हैं, एक एक्राइल अमाइड, दूसरा बिस एक्राइल अमाइड। ये सिंथेटिक होती है, इसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। तो एक्राइल अमाइड हमारी चेन होगी, जिसमें क्रॉस लिंकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं बिस एक्राइल अमाइड का। तो एक्राइल अमाइड एंड बिस एक्राइल अमाइड ये एक चेन फॉर्म करेगी और ये क्रॉस लिंकिंग करेगी, जिसकी वजह से एक पॉलीमर बन जाएगा पॉली एक्राइल अमाइड का, जिसको हम जेल की फॉर्म में यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए अपने प्रोटीन को। ये एक मीडियम का काम करता है। तो जो पॉलीएक्राइलमाइड जेल है, इसके अंदर जो बिस एक्राइलमाइड क्रॉस लिंकिंग होगी, वो क्रॉस लिंकिंग या पॉलीमराइजेशन करने के लिए हमें कुछ मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, जैसे एपीएस, अमोनियम परसल्फेट एपीएस चाहिए होता है और टिमिड चाहिए होता है। तो जो टिमिड है और जो हमारा अमोनियम परसल्फेट है, ये क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है पॉलीएक्राइलमाइड जेल की। अब देखो, जो ये पॉलीएक्राइलमाइड जेल है वो हमारे एसडीएस पेज में 2 टाइप की होती है। एक होती है स्टैकिंग जेल और एक होती है रिजोल्विंग जेल। जैसे ये हमारा क्या होता है, दो हम एक स्टैंड लेते हैं, स्टैंड के अंदर हम 2 ग्लास प्लेट, ऐसे एक इधर और एक इधर, इस तरह से 2 ग्लास प्लेट होती है और बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस में हम जेल को पोर करते हैं। तो देखो, नीचे हमारी रनिंग जेल है यानी कि हमारी रिजोल्विंग जेल है, ऊपर हमारी स्टैकिंग जेल है। तो स्टैकिंग जेल टॉप पे होती है, ठीक है, और ये क्या करती है, इसमें एक्राइल अमाइड की कंसंट्रेशन कम होती है एज कंपेयर टू रिजोल्विंग जेल जो नीचे प्रेजेंट होती है। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है
तो ये कैसे पोर फॉर्म करेगी, लार्जर साइज के पोर फॉर्म करेगी। और यहाँ पे स्टैकिंग जेल के अंदर पीएच भी कम होता है। कितना पीएच होता है स्टैकिंग जेल के अंदर? 6.8 पीएच होता है, जो किसके थ्रू में मेंटेन किया जाता है? बफर्स के थ्रू। ठीक है, बफर्स जैसे एसजीएस बफर यूज़ करेंगे, ट्रिस HCl यूज़ करेंगे, ग्लिसरोल यूज़ करेंगे बफरिंग करने के लिए, पीएच मेंटेन करने के लिए। पीएच मेंटेन करने के लिए क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? एसजीएस, ट्रिस HCl, और हम क्या यूज़ करते हैं? ग्लिसरोल का। क्या करने के लिए? पीएच मेंटेन करने के लिए। तो स्टेकिंग जेल का पीएच कितना होगा? 6.8, और रनिंग जेल या रिजोल्विंग जेल का पीएच होगा 8.8। ठीक है, अब देखो रिजोल्विंग जो जेल होती है वो नीचे होती है, स्टैकिंग जेल ऊपर होती है। इसके अंदर लो कंसंट्रेशन होती है पॉलीएक्राइलामाइड की, इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है पॉलीएक्राइलामाइड की। यानी रिजोल्विंग जेल के अंदर पॉलीएक्राइलामाइड की कंसंट्रेशन हाई होती है, जिसकी वजह से स्मॉल साइज के पोर बनते हैं जो स्मॉल फ्रेगमेंट को भी सेपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे पीएच क्या होगा? 8.8, यानी कि हायर पीएच होगा, बेसिक पीएच होगा, एल्कलाइन पीएच होगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि स्टेकिंग जेल तो कंसंट्रेट करती है प्रोटीन को, और रिजोल्विंग जेल सेपरेट करती है प्रोटीन को। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब ये मैंने पढ़ लिया कि क्या क्या मेरे को यूज़ करना है एसजीएस पेज के अंदर। अब मैं देखती हूँ कि मैं अपने प्रोटीन सैंपल को कैसे प्रिपेयर करूँगी। जो मेरा प्रोटीन सैंपल होगा उसमें मैं सबसे पहले एसजीएस सैंपल डालूंगी। एसजीएस क्या करेगा? उस प्रोटीन को एनायन प्रोवाइड करेगा, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा। और मैं कुछ बफर्स का यूज़ करूँगी, जैसे ट्रिस HCl पीएच मेंटेन करेगा। ग्लिसरोल क्या करता है? सैंपल को डेंस बना देता है। तो जो ये वेल्स बनते हैं, इन वेल्स के अंदर सिंक हो जाता है मेरा प्रोटीन सैंपल ईजिली इन वेल्स के अंदर। ठीक है, इसलिए मैं क्या यूज़ करती हूँ? ग्लिसरोल मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ? डेंस बनाने के लिए अपने सैंपल को। और ट्रिस HCl का मैं यूज़ कर रही हूँ पीएच मेंटेन करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे 6.8 पीएच होगा, यहाँ पे 8.8 पीएच होगा, तो वो मैं ट्रिस HCl के थ्रू मेंटेन करूँगी। ठीक है, और एसजीएस क्या प्रोवाइड कर रहा है? नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा है प्रोटीन को। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ करूँगी, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल एंड DTT यानी डायोथायोथ्रीटोल। ये क्या करेंगे? किसी प्रोटीन के अंदर अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो उसको तोड़ देंगे। ठीक है, फिर मैं ट्रैकिंग डाई का यूज़ करूँगी, ब्रोमोफिनोल ब्लू, क्योंकि पहले ट्रैकिंग डाई मेरी फैलेगी, जब मैं वोल्टेज दूंगी वो ट्रैक करेगी पहले। फिर उसके बाद मैं स्टेन यूज़ करूँगी अपने सैंपल को स्टेन करने के लिए। स्टेनिंग के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ? कुमासी ब्रिलियंट ब्लू डाई का यूज़ करती हूँ, या सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ करती हूँ। जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो हाईली सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो उसको हैंडल करना थोड़ा टफ होता है, या केयरफुली उसको हैंडल करना चाहिए। और एक होती है कोस्मासी ब्रिलियंट ब्लू। इन दो डाई के थ्रू मैं स्टेन करके अपने सैंपल को विजुअलाइज कर सकती हूँ अंडर ब्लू लाइट। ठीक है, और ट्रैकिंग डाई के लिए मैं यूज़ करती हूँ ब्रोमोफिनोल ब्लू का। अब क्या होता है? नेक्स्ट आता है हमारे पास कि यहाँ पे हम क्या करते हैं? 2 ग्लास प्लेट, मतलब प्रोसीजर आता है। प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करते हैं? एक स्टैंड होता है, स्टैंड में हम 2 ग्लास प्लेट लगाते हैं, एक इधर, बीच में गैप होता है जिसमें हम क्या करते हैं? पहले रिजोल्विंग जेल डालेंगे, फिर स्टैकिंग जेल डालेंगे अलग अलग पॉइंट तक। ठीक है, इस कैसे प्रिपेयर करना वो हमने समझ लिया। अब फिर वेल्स में हम क्या करते हैं? एक ऐसा प्रोटीन मार्कर डालते हैं जिसका मोलिकुलर वेट हमें पता हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैडर या प्रोटीन या मार्कर प्रोटीन, जिसका मोलिकुलर मास हमें पता होता है। तो वो क्या करेगा? ये जो हमारे पास बैंड आए हैं, ये बैंड से नोवन प्रोटीन के, क्योंकि इस वाले वेल में हमने ऐसा प्रोटीन डाला है जो हमने एज अ मार्कर यूज़ किया है, मतलब जिसका मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास हमें पता है, तो वो यहाँ पे बैंड बना देगा। फिर इन वेल्स के अंदर हम अननोन सैंपल को डालेंगे। तो अगर इनका मेरे को मास पता है, जैसे इसका पता है, इसका पता है, इन सब का मास मेरे को पता है, तो यहाँ पे जब मैं सैंपल 2 यूज़ कर रही हूँ या सैंपल 3 यूज़ कर रही हूँ, तो उसका बैंड अगर यहाँ पे आया, मतलब इसका और इसका मास क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इस तरह से मैं अपने अननोन सैंपल का मास पता कर सकती हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड से कंपेयर करके। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि माइग्रेशन एंड मोलिकुलर वेट के बीच में क्या हमारे रिलेशन होता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एसजीएस पेज के अंदर हम प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलिकुलर वेट।
तो यहाँ पे जो log है, log ऑफ मोलिकुलर मास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइग्रेशन डिस्टेंस के। यानी अगर मैं log ऑफ 10 ऑफ मोलिकुलर मास को एक एक्सिस पे लूँ और दूसरी एक्सिस पे मैं रिलेटिव माइग्रेशन लूँ प्रोटीन की, तो उनका प्लॉट लीनियर आएगा। मतलब इस तरह का प्लॉट आएगा लीनियर। क्यों आएगा लीनियर? क्योंकि जितना ज़्यादा मोलिकुलर मास उतनी ज़्यादा माइग्रेशन, तो दोनों यूनिट एक एक साथ चल रही हैं, तो लीनियर ग्राफ आएगा, लीनियर प्लॉट आएगा। अब यहाँ पे जब मैं माइग्रेशन की बात करती हूँ प्रोटीन की, तो मैं रिलेटिव मोबिलिटी की बात करती हूँ। तो रिलेटिव मोबिलिटी ऑफ प्रोटीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? डिस्टेंस माइग्रेटेड बाय प्रोटीन एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस माइग्रेटेड बाय ट्रैकिंग डाई। जैसे यहाँ पे मैं ट्रैकिंग डाई के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ? ब्रोमोफिनोल ब्लू। तो ब्रोमोफिनोल ब्लू की माइग्रेशन वो कितनी डिस्टेंस तक माइग्रेट कर रहा है एंड प्रोटीन कितनी डिस्टेंस तक माइग्रेट कर रहा है, उनका रेशो, यानी कि डिस्टेंस माइग्रेटेड बाय प्रोटीन एंड डिस्टेंस माइग्रेटेड बाय ट्रैकिंग डाई मेरे को रिलेटिव मोबिलिटी देती है प्रोटीन की, जिससे मेरे को पता चलता है कि प्रोटीन किस रेट से माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। और मैं सैंपल के मोलिकुलर मास को कैसे यहाँ पे पता करती हूँ? मैं सैंपल को स्टेन करती हूँ इन डाइस के हेल्प से, और फिर मैं बैंड्स को विजुअलाइज करती हूँ अंडर ब्लू लाइट। ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास मैं कंपेयर करती हूँ स्टैंडर्ड प्रोटीन के मोलिकुलर मास के साथ अननोन सैंपल को, जिससे मेरे को पता चल जाता है मोलिकुलर मास किसका? अननोन सैंपल का। आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको ये जो टॉपिक है SGSPs का वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्रोवाइडिंग योर सपोर्ट टू मी। थैंक्स अगेन।